नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं चार बड़ी खबरें। रुक कर लेते हैं चार बड़ी खबरें कौन सी होंगी। पहली बड़ी खबर हम लेंगे जहां पर पीएम मोदी जेवर एयरपोर्ट की नींव रखने वाले हैं। एनसीआर की अर्थव्यवस्था भी बदलेगा। ये एयरपोर्ट 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सितंबर 2024 में पहली फ्लाइट उड़ेगी। दूसरी बड़ी खबर हम लेंगे जहां पर मेघालय में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व सीएम मुकुल संघवा समेत कांग्रेस के 12 विधायक टीएमसी में शामिल होंगे। राज्य विधानसभा में प्रमुख विपक्षी पार्टी नहीं रही अब कांग्रेस। आज फिर से कांग्रेस आयोजित होगी बीजेपी सभागार विधायकों की बैठक। भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन और इंदौर संभाग में विधायकों की बैठक होगी। 5 बजे भोपाल, होशंगाबाद और 7 बजे इंदौर, उज्जैन के विधायकों के साथ बैठक होगी। चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे जहां पर किसानों की दिल्ली कूच की बड़ी तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। दिल्ली बॉर्डर पर बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। अब एमएसपी पर गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर 1000 से अधिक ट्रक ट्रालियां कूच में शामिल होंगी। और रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में ग्रेटर नोएडा के नजदीक बनने जा रहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे आएंगे। यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। सुरक्षा बलों के करीब 10,000 जवान वहां पर तैनात किए गए हैं। करीब 2 लाख लोगों की भीड़ पहुंचने का दावा किया जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का चौथा बड़ा हवाई अड्डा होगा। ये करीब 6,200 हेक्टेयर में बनेगा। इसके पीछे निर्माण में 29,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसके पहले चरण में 1,3334 स्क्वायर फीट जमीन पर रनवे और टर्मिनल बनाया जाएगा, जो कि साल 2024 तक बना दिया जाएगा। सरकार की मंशा है कि सितंबर 2024 में यहां भारत के 9 शहरों समेत दुबई के लिए फ्लाइट शुरू हो जाए। पूरे हवाई अड्डे का निर्माण कार्य साल 2050 तक पूरा करने का टारगेट है और इसी एयरपोर्ट के नजदीक एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस के लिए देश का सबसे बड़ा सेंटर बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री हाथों हाथ इसका शिलान्यास भी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सुदकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, पीएम मोदी जेवर एयरपोर्ट की नींव रख रहे हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? हाँ, देखिए आज ये तकरीबन 12 बजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट का आज शिलान्यास करेंगे और प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के योगी नेता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे। संगठन के लोग रहेंगे, पार्टी के लोग और मंत्रीगण लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। अगर इसके अलावा बात करें कि जेवर एयरपोर्ट पर क्या कुछ खास बात है, तो उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ये बड़ी सौगात है और 5 नेशनल एयरपोर्ट वाला ये पहला राज्य बनेगा। यूपी की एनसीआर की अगर हम बात करें तो दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, क्योंकि दिल्ली से ये तकरीबन 72 किलोमीटर है और नोएडा से 40 किलोमीटर है। तो ऐसे में ये जेवर एयरपोर्ट नोएडा में खुलेगा और विकास के द्वार भी खुल जाएंगे, ये सत्ता पक्ष का कहना है। और एयरपोर्ट के पहले चरण की अगर हम काम की बात करें तो 2024 तक ये पूरा हो जाएगा और 32,650 करोड़ की लागत से बनेगा ये एयरपोर्ट बनेगा। जेवर एयरपोर्ट भारत का लार्जेस्ट गेटवे अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा होगा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। इसके अलावा अगर उससे खास बात करें तो जेवर ग्राउंड ट्रांसपोर्टर सेंटर की भी विकसित किया जाएगा, जिसे दिल्ली में मेट्रो सेवा से हवाई अड्डे से जोड़ा जाएगा और हवाई अड्डे का एक आधुनिक एमआरओ सेवा रहेगी। और इसके साथ साथ एयरपोर्ट पर 2 टर्मिनल और 5 रनवे बनाए जाएंगे, सबसे बड़ा रनवे होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जियोनिक्स एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी कर रही है और निर्माण लाखों लोगों को रोजगार भी जोड़ेगा। ये सरकार का कहना है कि जेवर एयरपोर्ट में जब बनेगा तो फिर लाखों लोग रोजगार भी मिलेगा। ऐसे में जेवर भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा और 5,845 हेक्टेयर जमीन पर ये जेवर एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, जिससे एयरपोर्ट के कम से कम 178 विमान उड़ान भर सकेंगे। तो ये देखा जाए तो बहुत सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जा रहा है और जिसमें तकरीबन अगर इसकी बात करें आधुनिक, तो देश के आधुनिक रेल, इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए रोजगार को जोड़ने की सबसे बड़ी बात सरकार कर रही है कि इसमें हम सबसे बड़ा रोजगार देंगे। अब ये 2024 में बनके तैयार होगा, पहली उड़ान इसकी 2024 में होगी। 40 से 50 में सबसे ज्यादा अगर इसमें देखा जाए तो पैसेंजर यहाँ से उड़ान भर सके, यानी 70 मिलियन यात्रियों को संभालने की क्षमता इसमें 2050 तक पहुंच जाएगी। इसके पहले चरण में परियोजना की लगभग 8,916 करोड़ रुपए आ रही है और पहले चरण में प्रति वर्ष की अगर बात करें तो 12 मिलियन यात्रियों को ट्रेवल कराने की उम्मीद कही जा रही है। इसके अलावा देखिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 2 हवाई अड्डे थे जो काम कर रहे थे, लेकिन अब हमारी 2 इंजन की सरकार ने केंद्र के रीजनल कनेक्टिविटी की स्क्रीन पर भी चलन में आने के साथ साथ राज्य में 9 कार्यात्मक हवाई अड्डे बन गए हैं, यानी सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश बना है जिसमें सबसे ज्यादा 9 एयरपोर्टें हैं। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए ये सरकार दावा कर रही है कि हम इसमें 1 लाख से ज्यादा अवसर प्रदान करेंगे।
पैदा होगा। इसमें हवाई अड्डे की राजनीतिक अगर स्थिति के आसपास के क्षेत्र को देखें तो रणनीति देखें तो अलीगढ़, हापुड़, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर युवाओं को नौकरी के अवसर ये सबसे बड़ा देगा। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट पे 1334 हेक्टेयर भूमि में जो है फैलाया जा रहा है। इसमें लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों की सेवा करने की क्षमता होगी। इसके अलावा नौकरी के अवसर सिर्फ हवाई अड्डे पर काम करने से ही नहीं बल्कि भंडार, रक्षा और भोजन जैसे समृद्ध उद्योगों में भी इसमें कहीं न कहीं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो ये बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश सरकार की। आज जो देश के प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। देखिए इंटरनेशनल गांधी अगर देखा जाए दिल्ली का एयरपोर्ट है, उसके तकरीबन 72 किलोमीटर दूर। तो अब यहाँ से इसे चंडीगढ़ से अगर देखा जाए तो पंजाब से लगते हुए जो महाराष्ट्र में जो हाईवे बन रहा है उससे ये सटा रहेगा। उनको लोगों को भी आसानी यहाँ से होगी, दिल्ली के लोगों को होगी, एनसीआर के लोगों को होगी, उत्तर प्रदेश के लोगों की। तो सबसे ज्यादा बेहतर ये बात है कि उत्तर प्रदेश में ये दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ है, तो दिल्ली वालों को भी इसमें बड़ा फायदा होगा लोगों को, क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काफी सबसे ज्यादा भीड़ होती है। तो अब उत्तर प्रदेश में भी आना होगा, क्योंकि उसके बगल में अगर हम बात करें तो फिल्म सिटी भी हब बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है। तो फिल्म के लोगों को आने की भी जो दिल्ली उतरना पड़ता था, दिल्ली से बाय ट्रेवल आना पड़ता था, रोड आना पड़ता था, अब वो जेवर एयरपोर्ट पे उतरेंगे और जेवर एयरपोर्ट से दिल्ली यूपी जो फिल्म सिटी है उसमें वहां पहुंच सकते हैं। तो सबसे बेहतर बात यह है कि फिल्म सिटी की फिल्मी दुनिया को लोगों को लिए भी बहुत ही आरामदायक ये एयरपोर्ट रहेगा। जी बिल्कुल अखिल जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय में कांग्रेस को तृणमूल कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया है। यहां पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा समेत पार्टी के 12 विधायकों ने गुरुवार को टीएमसी का दामन थाम लिया है। राज्य में कांग्रेस के 17 विधायक चुने गए थे। मेघालय में बिना चुनाव लड़े ही टीएमसी अब मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है। चूंकि पार्टी को 2/3 से ज्यादा विधायकों ने पाला बदला है, ऐसे में उन पर दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। ऐसा माना जा रहा है कि विसिन टच पाला को मेघालय प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रमुख बनाए जाने के बाद संगमा नाराज चल रहे थे। सूत्रों के मुताबिक मुकुल संगमा ने तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी से सितंबर से मुलाकात की थी और इसके बाद पूर्वोत्तर के इस राज्य में कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान होने की अटकलें लगाई जा रही थी। ममता बनर्जी 22 से 25 नवंबर तक दिल्ली के दौरे पर है। मंगलवार को ही 3 बड़े नेताओं को ममता ने पार्टी ज्वाइन कराई और सबसे पहले जेडीयू के सांसद रह चुके पवन वर्मा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके साथ ही कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद पत्नी पूनम आजाद के साथ ममता के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचे। और पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, मेघालय में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए टीएमसी जो है कांग्रेस को काफी जो है नुकसान पहुंचा रही है और इसके पीछे का मूल कारण क्या है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए टीएमसी पीएम का उम्मीदवार बनने की इच्छुक है और यही वजह है कि समझिए कि वो कांग्रेस की जहां पर कमजोर करी है उसको वो तोड़ती जा रही है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। और अब जो है ना जो मेघालय में उसने जो कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है, ये कांग्रेस उठ नहीं पाएगी वहां पर, क्योंकि कांग्रेस पिछले चुनाव में ही काफी कमजोर हो गई थी। 18 विधायक उसके पास थे। मुकुल संगमा समझिए वहाँ के बड़े नेता थे कांग्रेस के, वो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और खुद जो है मुकुल संगमा समेत जो है 12 लोग जो है टीएमसी में जा चुके हैं। तो जाहिर सी बात है अब अच्छा उसके जाने के बाद एक दूसरी घटना ये घटी कि विपक्ष में कांग्रेस भी खत्म हो गई है, वहाँ पर टीएमसी जो है विपक्षी पार्टी बन गई है। तो ये जो है ना कांग्रेस के लिए बहुत ही समझिए कि शर्मनाक चीज है और जिस तरह से जो काम पहले कांग्रेस को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही थी वही काम अब टीएमसी कर रही है। कांग्रेस इसको कैसे संभाल पाएगी, क्योंकि कई प्रदेशों में कांग्रेस में टूट की संभावना है। जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं कांग्रेस में एक तरह से भड़का लगता जा रहा है और पार्टी हाईकमान हालांकि इसको सहेजने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, लेकिन वो संभल नहीं रहा है। कांग्रेस की पूरी नजर जो है अभी उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है, उत्तराखंड पर टिकी हुई है, पंजाब पर टिकी हुई है। लेकिन जहां जहां पर समझिए कि कांग्रेस की कमजोर कमी है टीएमसी उसमें सेंध लगा रही है। माना जा रहा है कि ये जो मेघालय में जो भी चीज हुआ है उसमें प्रशांत किशोर की बड़ी भूमिका है। प्रशांत किशोर अभी भी
मेघालय में ही है। और ये जो है ना वो प्रशांत किशोर की रणनीति है कि कांग्रेस को कमजोर करके और टीएमसी को कांग्रेस की जगह पर स्थापित किया जाए। और यही जो है पंजाब में भी कांग्रेस ये टीएमसी की भूमिका होने जा रही है, उत्तराखंड में होने जा रही है। इसके बाद जो है समझिए उत्तर प्रदेश में भी संभावना है कि अखिलेश यादव के साथ ममता बनर्जी की बैठक हो और वहाँ भी कोई गठबंधन हो। महाराष्ट्र में भी समझिए कि टीएमसी आगे बढ़ती दिख रही है और वहाँ भी अपनी जो है भूमिका तलाश कर रही है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन मेघालय में हाल में जो झटका लगा है कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है ये। और पूर्वोत्तर में ऐसे ही जहाँ पहले कांग्रेस का घर हुआ करता था, टीएमसी के झटके ने पूर्वोत्तर को समझिए कि एक तरह से काफी कमजोर कर दिया है कांग्रेस के लिहाज से। पहले बीजेपी ने काफी कमजोर किया था, टीएमसी उसमें पेड़ लगा रही है। तो ये जो है कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। और अब जो है ना आने वाले चुनाव, हालांकि चुनाव मेघालय में 2023 में होने हैं, क्या होगा कहना मुश्किल है। और कांग्रेस को 17 से अगर कांग्रेस नहीं होती है तो उसकी स्थिति काफी कमजोर हो जाएगी। चलिए अखिलेश जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर बीजेपी 2023 के चुनावी मोड में है। आज फिर संभागवार विधायकों की बैठक आयोजित होगी। प्रदेश मुख्यालय में आयोजित बैठक में भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन और इंदौर संभाग के विधायक शामिल होंगे। बीजेपी दफ्तर में शाम 5 बजे भोपाल और होशंगाबाद और शाम 7 बजे इंदौर और उज्जैन संभाग के विधायकों की बैठक होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी संभागवार विधायकों की बैठक आयोजित की जाएगी। प्रदेश मुख्यालय में आयोजित ये बैठक में संभागवार विधायक शामिल होंगे। भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन और इंदौर संभाग के विधायकों की बैठक होगी। 5 बजे भोपाल, होशंगाबाद और 7 बजे इंदौर, उज्जैन के विधायक की बैठक यहां पर होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, संभागवार बैठक आयोजित कर रही है शिवराज सरकार, क्या कुछ अधिक जानकारी है और क्या होगा इस बैठक में? बिल्कुल अंशुल, बात की जाए बीजेपी पार्टी की तो बीजेपी पार्टी लगातार संभाग अनुसार जो विधायकों की जो बैठक है वो कर रही है। कल देर रात तक जो बैठक चली थी वो उसकी चर्चा की जाए तो सबसे पहले जबलपुर संभाग, ग्वालियर चंबल संभाग, रीवा संभाग के जो विधायक थे वो सभी मौजूद थे और तमाम विषयों में चर्चा की गई थी। साथ ही देखने को मिला था कि कई ऐसे जो विधायक थे जिन्होंने साफ साफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा को कहा कि जो आला अधिकारी हैं वो हमारी बात नहीं सुनते। तो साफ तौर पे ये जो बैठक रखी गई थी, 1 to 1 चर्चा रखी गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो विधायक हैं और मंत्री हैं उनसे सीधे ही 1 to 1 चर्चा करते नजर आ रहे थे। मगर देखने वाली बात ये है कि राष्ट्रीय संगठन से राष्ट्रीय सह संगठन प्रभारी जो है शिव प्रकाश वो मौजूद थे, साथ ही प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव मौजूद थे। और देखने वाली बात है कि तमाम विषयों में चर्चा की गई। मगर बात की जाए अहम मुद्दे की तो 2023 के मुद्दों को लेकर विषय में चर्चा की गई कि विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से तैयारी की जाएगी, क्या तैयारी की जाएगी। और साफ तौर पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों से 1 to 1 चर्चा के दौरान पूछा कि जो उनके क्षेत्र का जो विकास कार्य है वो कितना हुआ है और कब तक जो विकास कार्य है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव जिसकी तैयारी को लेकर बीजेपी पार्टी लगातार बैठक करती नजर आ रही है। आज की बात की जाए अंशुल तो आज भी जो बैठक है वो रखी गई है प्रदेश बीजेपी कार्यालय, जिसमें बात की जाए होशंगाबाद, उज्जैन और इंदौर संभाग के जो विधायक हैं उनसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं और राष्ट्रीय संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो 1 to 1 चर्चा करते नजर आएंगे। फिर शाम 5 बजे के बाद की बात की जाए तो 5 बजे होशंगाबाद और इंदौर संभाग की जो बैठक की गई है जिसमें विधायकों से 1 to 1 चर्चा की जाएगी। उनके क्षेत्र के विकास
विकास कार्यों को जाना जाएगा। मगर अहम बात यहाँ सामने आ रही कि जो विधायक है जिनसे बंटू-बन चर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, तो उनकी जो नाराजगी है वो भी दूर की जा रही, क्योंकि बीच में जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी देखने को मिला था, और दमोह चुनाव की बात की जाए तो दमोह चुनाव में भी देखने को मिला था कि कई ऐसे जो विधायक हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनमें खासा नाराजगी देखने को मिली थी। तो जो नाराजगी है उनको दूर करने को लेकर भी ये जो बंटू-बन चर्चा है वो की जा रही है। जी बिल्कुल विवेक, लेकिन जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि संभागवार बैठक जो है वो आयोजित की जा रही है, कल भी जो है इंदौर संभाग की बैठक यहाँ पर होगी, तो विधायकों के साथ बैठक करके किस तरीके की रणनीति पर काम किया जाएगा, क्या इस बैठक में खास रहेगा? बिल्कुल, विधायकों की बात की जाए तो जो विधायक हैं उनसे बंटू-बन चर्चा तो की जा रही है, मगर राष्ट्रीय संगठन के जो सह प्रभारी हैं शिव प्रकाश, वो वहां मौजूद हैं। ये पूरा जो फीडबैक है वो राष्ट्रीय स्तर यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को देंगे कि मध्य प्रदेश की क्या स्थिति, क्योंकि अन्य राज्यों की बात की जाए तो देश में 5 राज्यों में चुनाव है, आगामी चुनाव है, उसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी पार्टी किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती राष्ट्रीय संगठन को, कि 2018 के आंकड़े जिस प्रकार सामने आए थे, चुनाव के नतीजे सामने आए थे, उसको ध्यान में रखते हुए जो बीजेपी पार्टी है वो अभी से जो उनकी तैयारी है वो शुरू कर दी है। क्योंकि बंटू-बन चर्चा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जो विधायक हैं वो सीधे चर्चा कर रहे हैं, 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की जा रही, साथ ही क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की जा रही है। और साथ ही देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो तमाम जो योजना है वो आम जनता तक कैसे पहुंचे, इस पर भी विचार किया जा रहा है। क्योंकि इसके पहले भी मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को सख्त निर्देश दिए थे कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तमाम जो योजना है वो कैसे जमीनी स्तर तक लाए, आम जनता को उनका लाभ मिले, आम जनता को ये योजना के बारे में जानकारी हासिल हो। जी चलिए विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर कृषि कानूनों के वापस होने के बाद अब एमएसपी पर गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर किसानों की दिल्ली कूच की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें पंजाब के किसान भी तैयारी कर रहे हैं। सुबह से 26 नवंबर तक होने वाले दिल्ली कूच में 1000 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियां कूच में शामिल होंगी। वीरवार को कूच में शामिल सभी किसान दिल्ली की सीमाओं पर एकत्र होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी, और इसके बाद सभी को लग रहा था कि किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा और दिल्ली की सीमाएं भी खाली हो जाएंगी। अनुमान के विपरीत अभी भी किसान अन्य मांगों को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। और पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश वकील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अखिलेश जी, किसानों के दिल्ली कूच की अभी भी तैयारी है, हालांकि मोदी सरकार ने अपने जो 3 जो कृषि कानून थे उनको वापस लेने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन फिर भी जो किसान हैं वो अब भी डटे हुए हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए अभी जो है ये कल जो है समझिए कि किसानों के लिए एक बड़ा कूच का दिन है। कल वो लोग कई निर्णय लेने वाले हैं और इस निर्णय को लेकर ये समझिए कि दिल्ली से सटे हुए जो तीनों बॉर्डर हैं जहां पर आंदोलन चल रहे हैं वहां पर काफी गहमागहमी हो गई है, किसान काफी संख्या में जुटने लगे हैं। इसके बाद पंजाब से बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों की आवाजाही हो रही है और ये जो है माना जा रहा है कि ट्रैक्टर के जरिए ये लोग संसद तक जाएंगे, दिल्ली का कूच करेंगे। तो ये देखना होगा कि सरकार की तरफ से इस पर कैसे रोक लगाई जाती है या सरकार उसको एंट्री का आदेश देती है, ये सब देखने की बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ये कृषि कानून की वापसी को लेकर जो है कैबिनेट में जो मुहर लगी है कि वापसी कर दी जाए, इसके बाद उसकी संसदीय प्रक्रिया शुरू होगी। संसदीय प्रक्रिया होने के बाद वो कानून को निरस्त किया जाएगा। लेकिन किसानों ने जिस तरह के इस कृषि कानून के अलावा 3 नई बातें जो रखी है वो सरकार की ये समझिए कि काफी संकट बड़ा है। उसमें एमएसपी को लेकर है, किसान पर दर्ज मुकदमे को लेकर है। इसके बाद जो है समझिए कि वो लखीमपुर खीरी घटना की उसमें मांग की गई है। तो ये तमाम चीजें ऐसी है। बिजली बिल जो विधेयक है उसकी वापसी की मांग की गई है। ये तमाम चीजें मोदी सरकार के लिए काफी संकट बड़ा है
और इस मसले पर जो है सरकार के भीतर भी कई तरह की बातें हो रही है, कई तरह की चर्चाएं चल रही है और कई बैठकें भी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, सरकार अभी एमएसपी पर को लेकर कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। और सरकार अगर एमएसपी पर कोई निर्णय नहीं लेती है, किसान बोल रहे हैं, वह जारी रहेगा और केवल जो है कृषि कानून वापसी को लेकर ही वो पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी मांगों में लगातार जो है कई मांगे दर्ज होती जा रही है। तो ये तमाम चीजें हैं, देखना होगा कि किसान आंदोलन और सरकार के बीच में 1-2 दिन में क्या बातचीत होती है, क्या वार्ता होती है और क्या कुछ उसमें सहमति बनती है, ये देखने की बात होगी। लेकिन सरकार के साथ मुसीबत ये है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जो उनकी परेशानी है, जिस परेशानी को कम करने के लिए उन्होंने कृषि कानून की वापसी की थी, वह अभी एक तरह से हल होता नजर नहीं आ रहा है। ये देखना होगा कि सरकार और बिल्कुल अखिलेश जी, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि जो किसान हैं वो अभी भी एमएसपी की बात को लेकर धरने पर बैठे हैं, साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने ऐलान तो कर दिया है लेकिन इस बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि कृषि कानून को वापस लिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को आ रहा है कि वो दबाव बना रहे हैं सरकार के ऊपर, इसे ऐसे देख सकते हैं? अखिलेश जी, हमारी आवाज पहुंच रही है अब तक? तो लगता है हमारी आवाज अखिलेश तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसमें किसानों के दिल्ली कूच की यहाँ पर तैयारी यहाँ पर कर ली है। दिल्ली बॉर्डर पर बड़ा जमावड़ा जो है वो देखा जा रहा है किसानों का। अब एमएसपी पर गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर भी किसान धरने पर बैठे हुए हैं। 1000 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रालियां कूच में शामिल होंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों की दिल्ली कूच की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों के दिल्ली कूच की तैयारी यहां पर कर ली गई है। 1000 से अधिक ट्रैक्टर ट्रालियां कूच में रहेंगी शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली बॉर्डर पर बड़ा जमावड़ा किसानों का देखने को मिल रहा है। अब एमएसपी पर गारंटी समेत अन्य मांगे भी रखेंगे किसान। 1000 से अधिक ट्रैक्टर ट्रालियां कूच में होंगी शामिल। किसानों की दिल्ली कूच की तैयारी शुरू। और हमारे साथ एक बार फिर पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश अकेल जी जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि दिल्ली कूच की तैयारी में किसान यहाँ पर है। पहले इस बात से नाराज थे कि 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए जा रहे हैं। अब जब ऐलान यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है तो फिर कह रहे हैं कि इस बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, इसे कैसे देखा जाए? ये जो है ना, एक तरह से किसानों का सरकार पर दबाव ही है और इसको दबाव के रूप में ही देखना चाहिए, क्योंकि किसान ये समझ रहे हैं कि अगर किसान आंदोलन खत्म नहीं होता है तो बीजेपी को आने वाले चुनाव में काफी जो है समझिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और यही वजह है कि किसान भी अपना दबाव लगातार बनाए हुए हैं। अब सरकार को क्या निर्णय लेना है, क्योंकि सरकार के मन में एक बात तो बैठ गई है कि किसानों ने जो है सरकार पर विश्वास नहीं किया है, प्रधानमंत्री के ऐलान पर विश्वास नहीं किया है। तो ये विश्वास का भी एक मामला बन जाता है, क्योंकि किसान अभी सरकार पर विश्वास करते नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज है कि किसानों ने कमजोरी पकड़ लिया है सरकार का कि अगर हम आंदोलन को खत्म नहीं करते हैं तो बीजेपी को आने वाले चुनाव में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब में जाटों की राजनीति काफी प्रबल है और उसमें बीजेपी की पहले काफी पहुंच थी, बीजेपी को काफी लाभ जाटों की समीकरण से होते थे, वो समझिए कि वो छिटकता नजर आ रहा है। और इसी का फायदा जो है ये किसान नेता लेना चाहते हैं कि एमएसपी का दबाव बनाकर जो है बीजेपी और सरकार को झुकाया जाए। अब सरकार क्या निर्णय लेती है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी 1-2 दिन में कुछ फैसला जरूर होगा जिससे किसान आंदोलन खत्म हो। चलिए, बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में उतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।